नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने किस तरह से गिरफ्तारियों से हिंदुओं में गुस्सा वाले आर्डर की कॉपी पर हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो रिपोर्ट को पेश करे। बीजेपी रुकन असम्बली की ज़हर अफशानियाँ शुरू हो चुकी हैं। कुर्बानियों की आमद है। मुसलमानों को अपने बच्चों को कुर्बानी करने की बात कही एक बीजेपी लीडर ने, वो भी तफसीलात से रखता हूँ। मुतासिबाना कार्रवाई के इल्ज़ाम में नाजायज़ कब्ज़े हटाने के नाम पर मदरसे को लखनऊ में निशाना बनाया गया है, वो भी तफसीलात में आप लोगों के सामने रखते हुए पिंजरा तोड़ कारकुन पर जो इल्ज़ामात तय हुए हैं उनके बारे में जानकारी नशर ना करने की दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को जो है फटकार लगाई है और उनको जो है हिदायत जारी की है। याददाश्त चले जाने की वजह से किस तरह से तेलंगाना में एक मजदूर दुबई में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला 16 साल फंसा रहा, उसकी खबरें आ रही हैं, वो भी मैं ये रखते हुए सऊदी अरब से आए हुए दो भाइयों की कहानी सुनाता हूँ कि एक भाई के इंतकाल पर दूसरे भाई का इंतकाल कैसे हो जाता है। सारी चीज़ों की तफसीलात आप लोगों के सामने रखने से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें। इसके अलावा लिंक को शेयर करते हुए जो अहबाब इज्तिमाई कुर्बानी में मुश्तरका कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए नीचे नंबर दिया गया है। आज 28 है, कल 29 के असर तक ये जो है बुकिंग चालू रहेगी, तब तक आप नाम दर्ज करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं लिया जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर की जानिब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सीपी की उस ऑर्डर की कॉपी को पेश करे जिसे फसाद मुतासिरीन दो ख़ानदानों के अरकान की जानिब से अदालत आलिया में चैलेंज किया गया है। वेबसाइट सत्या हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिल परवेज और मोहम्मद सईद सलमानी की अर्जी पर जस्टिस सुरेश कुमार केत ने हिदायत जारी की है। साहिल के वालिद और सईद की वालिदा का दहली फसाद के दौरान इंतहा पसंदों ने कत्ल कर दिया था। वाज़ेह है कि हाल ही में अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर शाये हुई थी जिसमें स्पेशल सीबी क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग ने दहली फसाद की जांच टीमों के अफसरान को हुक्म जारी किया है कि गिरफ्तारियों के तय हिंदुओं में गमो गुस्सा है और इसको जहन में रखा जाए। अर्जी गुजारों ने हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में इसी ऑर्डर का हवाला दिया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में तासुब से काम ले रही है। नाज़रीन इस खबर को हमने भी आप लोगों के सामने रखा था कि किस तरह पुलिस ने अपने दीगर लोगों से महकमे पुलिस के अफसरान को हिंदुओं के गुस्सा होने की वजह से गिरफ्तारियों में छूट देने की वो नोटिस जारी की थी। खबर के मुताबिक 8 जुलाई के अपने ऑर्डर में स्पेशल सीपी परवेज रंजन ने जांच टीमों के पुलिस अफसरान से कहा था कि चूंकि हिंदू तबका गिरफ्तारियों से नाराज है इसलिए पुलिस अफसरान तफ्तीशकारों को अपने हिसाब से समझा दे। ताहम इस मामले पर दिल्ली पुलिस के PRO मनदीप रंधावा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि यह हुक्म सिर्फ और सिर्फ जांच अफसरान को यह बताने के लिए दिया गया था कि दोनों तबकात की तरफ से बातें कही गई हैं और तफ्तीशकार इस हवाले से मुहतात रहें और उनकी रहनुमाई की जा सके। नीज स्पेशल सीपी के ऑर्डर पर इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई थी। साहिल और सईद ने अपने वकील महमूद पराचा की तवस्सुत से हाईकोर्ट से गुजारिश की कि स्पेशल सीपी के ऑर्डर को मनसूख कर दिया जाए। इस पर अदालत आलिया ने कहा कि सिर्फ न्यूज़ की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर अर्जी दाखिल की गई है। अदालत ने कहा कि अर्जी दाखिल करने के बजाय अर्जी गुजारों को RTI के जरिए 8 जुलाई के ऑर्डर की कॉपी हासिल करनी चाहिए थी और वो अदालत में पेश करनी चाहिए थी। महमूद पराचा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समाअत के दौरान अदालत से दिल्ली पुलिस को हिदायत देने के लिए कहा है कि 9 जुलाई की इस ऑर्डर और अगर ऐसा ही कोई और ऑर्डर जारी किया गया है तो उसे अदालत के सामने पेश करे। जस्टिस केत ने कहा कि दिल्ली पुलिस के वकला ने इस ऑर्डर को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कुछ वक्त तलब किया है। तो नाज़रीन जिस तरह से पुलिस को हिंदुओं के गुस्से की बात सामने लाई गई थी हमने भी पेश की थी। अब ये मामला अदालत तक भी जा पहुंचा है कि ये बात किस तरह पुलिस बयां कर सकती है कि हिंदुओं के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए मुलजिमों को कातिलों को गिरफ्तार करने से बाज रहे। बहरकैफ नाज़रीन कुर्बानी की आमद है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे लीडर जो साल तक सिर्फ वोट लेकर जाकर के छुप करके बैठ जाते हैं, ज़मीनी सतह पर काम नहीं करते और लोगों के बुनियादी मसाइल से भी उनको कोई लेना देना नहीं होता।
लेकिन ऐसे हालात में हीरो बनने के लिए मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों के त्योहारों को गाली देना, ईद को लेकर के तनकीदी निशाना बनाना, अब ये इन लोगों का शेवा बन चुका है। ये लोग जितना मुसलमानों के खिलाफ बकवास करते हैं, गालियां देते हैं, उतने ही वो अपने पार्टी के बड़े ओहदों पर फाइज किए जाते हैं। यही वजह है कि अब इनके लिए फैशन बन गया है बीजेपी लीडरान को कि बातों बातों में मुसलमानों को या उनके त्योहारों को या मुसलमानों से वाबस्ता शरई मामलों को जो है उछालना। ऐसी अब खबर आ रही है यूपी से। आरएसएस और बीजेपी लीडरान मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं चूकते और आने दिन उल्टी सीधी बातें करते रहना उनका शेवा बन चुका है। ताज़ा जहर अफशानी लोनी से बीजेपी के रुकन असेंबली नंदकिशोर गुर्जर ने की है और मुसलमानों की सुन्नत इब्राहिम यानी कि ईद उल अजहा पर दी जाने वाली कुर्बानी को तर्क कर देने का इंतबा दिया है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि गोश्त खाने से कोना फैलता है, लिहाजा इस्लाम धर्म के मानने वाले कुर्बानी ना दे और अगर उन्हें कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की कुर्बानी दे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों ने हुकूमत के उसूल ज़वाबित पर अमल किया है और मस्जिदों में नमाज और मंदिरों में पूजा बंद है, इसी तरह ईद के मौके पर कुर्बानी ना करे क्योंकि इससे कोरोना के फैलने का खतरा है। बीजेपी के रुकन असेंबली ने मजीद कहा कि पहले सनातन धर्म में बलि दी जाती थी लेकिन अब सिर्फ नारियल फोड़कर चढ़ा दिया जाता है, वैसे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग भी कुर्बानी ना दे। हम गाजियाबाद इंतजामिया से अपील करते हैं कुर्बानी को रोके, लोगों से कहते हैं हम लोनी में कुर्बानी नहीं होने देंगे। तो नाज़रीन, ये दादागिरी हो गई है कि इस्लाम पर मुसलमानों पर हमला करना, उनकी शरई पहचान और शनाख्त पर हमला करके जो है अलग अलग बयानबाजी दे करके लोगों में हीरो बनने की कोशिश बीजेपी के मुख्तलिफ अरकान असेंबली से सामने आते ही रहते हैं। अब लोनी के रुकन असेंबली नंदकिशोर गुर्जर का नाम उसमें शामिल किया जा चुका है। अब इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। नाज़रीन, आइए लखनऊ की बात करते हैं। नगर निगम लखनऊ पर एक बार फिर ये इल्ज़ाम लगाया है कि नाजायज़ कब्ज़ा हटाने के नाम पर यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग फ़िरक़ापरस्त अनासिर और मुतअस्सिब ज़हनियत रखने वाले सियासतदानों के इशारे पर काम कर रहे हैं और एक मखसूस तबका यानी मुसलमानों के लोगों को और उनसे मुताल्लिक़ इदारों को और दरसगाहों को और सनअती मराकिज़ को निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों ये शिकायत मतजाता जागरूक संघ और रिहाई मंच की जानिब से की गई थी और अब लड़कियों के एक मदरसे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की पादाश में मारूफ तंजीम कोड ने कहा है कि मुस्लिम तबके के लोगों को खास तौर पर निशाना बनाकर नगर निगम ये पैगाम देना चाहती है कि इस इख्तिदार में मुसलमानों के लिए ज़हनियतें और ज़मीनें पूरी तरह से तंग हो चुकी हैं। मामला लखनऊ के चिड़ियाघर के नज़दीक मदरसा जामिया उलूम दीन निस्वां का है। इस सड़क के किनारे सदियों से आबाद कदीम मदरसा है जहां मुस्लिम लड़कियों को दीनी तालीम फराहम की जाती है। मदरसे की जिम्मेदार खवातीन के मुताबिक जिन लोगों ने बाकायदा नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं, घरों के आगे पुख्ता पार्किंग बना रखी है, खांचे लगाने के लिए बंदोबस्त कर लिए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जामिया उलूम दीन निस्वां के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई है कि मुस्लिम इदारा है और यहाँ गरीब मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ती हैं। मारूफ समाजी कारकुन और सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर अतहर हुसैन ने भी नगर निगम के मुतासिबाना अमल को गैर कानूनी और नफरत व तासुब पर मबनी अमल करार देते हुए साफ तौर पर कहा है कि एक ही लाइन में बनी इमारतों में सिर्फ मदरसे की हदबंदी को ही क्यों तोड़ा गया और दूसरी इमारत को क्यों छोड़ा गया है। यहाँ ये बात भी खास है और काबिल गौर है कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से एक मखसूस तबके के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ किए जाने की शिकायत आम हैं और अक़लियत के लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि यूपी में इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। खुल कर के बोलने में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए कि इसलिए कि यहाँ की वो की हुकूमत और उसकी इंतज़ामिया और उसकी पुलिस जो है लगातार जुल्म व सितम जो है करते आ रही है और मुसलमानों के इदारों को भी अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, पिंजरा तोड़ के सिलसिले में बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली फसादात मामले में पिंजरा तोड़ की कारकुन और JNU स्टूडेंट देवांगना कलिता के खिलाफ इल्ज़ाम तय होने और मुकदमा शुरू होने तक इल्ज़ामात पर जानकारियां नश्र करने से दिल्ली पुलिस को रोक दिया है। कलिता के सिलसिले में पुलिस की जानिब से बयान देने पर रोक लगाते हुए जस्टिस विभोजा खरू की बेंच ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि फसादात के मामले हसास होते हैं। कलिता ने अर्जी दायर करके मांग की थी कि पुलिस को हिदायत दी जाए कि जब तक जांच इल्तिवा में है तब तक उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात शवाहिद को मीडिया में लीक न किया जाए। काबिल जिक्र है कि 31 साल कलिता को 23 में को गिरफ्तार किया गया था। अभी वो तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत में है। कलिता के खिलाफ कुल 4 FIR दायर किए गए हैं, जिसमें से एक पिछले साल दिसंबर में दरियागंज में एक मुजाहरे में मुबैना तौर पर शामिल होने को लेकर है और बाकी मामले शिमाली मशरक़ी दिल्ली के जाफराबाद में CAA के खिलाफ मुजाहरे के सिलसिले में है।
آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پنجرہ توڑ کے کارکنان جو ہے لگاتار سی اے مخالف جہاں جہاں بھی جلسے ہوئے ہیں وہاں کارکنان نے پرامن طریقے سے شرکت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سی اے کے خلاف جتنے لوگ بھی دہلی میں لیڈر یا پہلے صف میں شامل ہونے کی کوشش کی، ان کے خلاف جو ہے اس وقت یہاں کی پولیس جو ہے متعصبانہ کارروائی بھی کر رہی ہے اور انتقامی کارروائی بھی کر رہی ہے۔ اس طرح کے الزامات یہاں کی پولیس پر لگاتار لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس وقت دبئی میں پھنسے ہوئے اس شخص کی بات کرتے ہیں جو 16 برسوں تک صرف اور صرف یادداشت چلے جانے کی وجہ سے پھنسا رہا۔ یادداشت کے چلے جانے پر تلنگانہ کا ایک مزدور گزشتہ 16 برسوں سے دبئی میں پھنسا ہوا ہے۔ کاما ریڈی ضلع کے دوما کونڈا منڈل کے چنتامن پلی گاؤں سے تعلق رکھنے والا یلیا 2004 میں ایک تعمیراتی کمپنی میں کام کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دنوں تک ٹھیک تھا، تاہم کچھ عرصے بعد اس نے کمپنی چھوڑ دیا اور گزشتہ 16 برسوں سے دبئی اور شارجہ میں معمولی ملازمتیں کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ کورونا وبا کی صورتحال کے پیش نظر جن سیوا مشن سے تعلق رکھنے والے ایک والنٹیئر روپیش مہتا کی نظر شارجہ علاقے میں نقل مکانی کرنے والے مزدوروں میں راشن کی تقسیم کے موقع پر اس پر پڑی۔ مہتا نے دبئی میں ہندوستانی قونصل خانے کے ذریعے اس کا عارضی پاسپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی، تاہم عارضی پاسپورٹ اسی وقت جاری کیا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنے پرانے پاسپورٹ کی تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ ایلیا کے پاس سوائے تصویری ووٹر آئی ڈی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ روپیش نے اس کے ارکان خاندان سے ربط پیدا کرنے کے لیے تلنگانہ کے پرواسی منترالیہ یونین سے مدد کی خواہش کی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی اس کے شواہد بھی جمع کرنے کی خواہش کی۔ پرواسی مترا تنظیم کی نمائندوں نے ایلیا کی بیوی کو حیدرآباد میں پاسپورٹ کے دفتر لایا، جنہوں نے پاسپورٹ آفیسر کو ایک عرضی پیش کی۔ ایلیا کی بیوی نے اپنی عرضی میں اس کے شوہر کے 2004 سے پہلے حیدرآباد جاری پاسپورٹ کے ڈاٹا بیس اور دیگر تفصیلات کا پتہ چلانے کی خواہش کی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے جو ہے ایک شخص 16 سال تک صرف یادداشت چلے جانے کی وجہ سے ایک ملک میں پھنسا رہا اور الگ الگ انداز میں مزدوری کرتا رہا ہے۔ اور کورونا وائرس کے درمیان میں جب کچھ لوگ یہاں پر لوگوں کی فلاحی کاموں کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت اس بات کا پتہ چل چکا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے ایک دو بھائیوں کی بات کر کے، ان کی محبت کی بات کر کے میں آپ لوگوں آپسی الفت کی بات کر کے میں آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ ایک رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کا چچا سعید چل بسا اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کے ساتھ سعودی عمر رسیدہ شہری محمد آل مداوی نے اپنے اہل خانہ کو وداع کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے رخت سفر باندھا۔ اس سے قبل جمعرات کے روز ان کے چھوٹے بھائی سعید کی وفات ہو چکی تھی۔ محمد آل مداوی کے بیٹے مفرح نے ایک چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میرے والد کا اپنے بھائی کے ساتھ نہایت قریبی تعلق تھا۔ ان دونوں نے ابہا شہر میں اپنے والد کے موت کے بعد المناک بچپن گزارا۔ وہ دونوں اپنے والد کے ساتھ رجال الماء شہر منتقل ہو گئے۔ یہاں ان کی والدہ بھی ان دونوں کو بچپن کے زمانے میں داغ مفارقت دے گئی تھی۔ اس کے بعد سے دونوں بھائی پوری زندگی ہر معاملے میں پڑوسی بن کر کے رہے ہیں۔ مفرح نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میرے والد اور چچا دونوں نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ ان دونوں کے درمیان نہایت مضبوط اور گہرا تعلق رہا، یہاں تک کہ وہ کام کے سلسلے میں شہروں کے درمیان سفر میں بھی وہ اکٹھا ہوتے تھے۔ مفرح کے مطابق جمعرات کی صبح چچا سعید فوت ہو گئے۔ ہم نے اپنے والد کو تدفین سے چند لمحوں قبل اس کی خبر دی کیونکہ ہمیں ان کو شدید صدمہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ تاہم انہوں نے تو خود شدید رنجیدگی کے ساتھ ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جا رہے ہیں اور اگلی صبح جمعے کے روز میرے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں اپنے بھائی کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ تو اس طرح دو بھائی ایک بھائی کی جدائی کے غم میں اس قدر جو ہے ڈوب گیا کہ جو ہے دوسرے دن صبح اس کی موت آ گئی۔ یہ بیان کرتے ہوئے جو ایک لمبی رپورٹ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ دو بھائی جو یتیمی کے دور سے گزرے اور اس کے بعد ایک ساتھ زندگی گزاری تو اس دنیا کو بھی ایک ہی ساتھ چھوڑ دیا، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، وقت کے فرق کے ساتھ۔ میں کہ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔